क्या आपने कभी सोचा है कि जो रिश्ता कभी इतना प्यारा था, वही कुछ सालों बाद बोझ क्यों लगने लगता है? क्यों हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा लड़ते हैं? और क्या सच्चा प्रेम वाकई जीवन भर चल सकता है? हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो प्रेम को सिर्फ भावना नहीं, एक आध्यात्मिक कला मानती है। ओशो की बेहद गहराई से लिखी गई किताब द पावर ऑफ लव, व्हाट डज इट टेक फॉर लव टू लास्ट अ लाइफ टाइम। चैप्टर 1, प्रेम भावना नहीं चेतना की अवस्था है। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद क्रांतिकारी विचार से करते हैं। प्रेम कोई भावना नहीं है, ये एक अवस्था है। तुम हो, इसीलिए प्रेम है। ये विचार पारंपरिक सोच को झकझोर देता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि प्रेम कुछ होता है, जैसे बिजली चमकती है, बारिश गिरती है। हम कहते हैं मैं उससे प्रेम करता हूं, जैसे कि प्रेम कोई क्रिया हो जो बाहर की ओर जा रही हो। लेकिन ओशो इस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम कोई क्रिया नहीं है जो तुम किसी के लिए करते हो। प्रेम वह ऊर्जा है जो तुम्हारे अस्तित्व से फूटती है, जैसे दीपक से रोशनी, जैसे फूल से खुशबू। प्रेम और अकेलापन। ओशो इस अध्याय में एक और गहरी बात कहते हैं। जब तक इंसान अकेलापन नहीं स्वीकारता, वह सच्चे प्रेम के योग्य नहीं हो सकता। लोग प्रेम की तलाश में भागते हैं क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं। वे रिश्तों को अपने खालीपन को भरने का माध्यम बनाते हैं। लेकिन ऐसा प्रेम टिकता नहीं, वह बोझ बन जाता है, आवश्यकता बन जाता है। ओशो कहते हैं जब तुम अकेले हो और उस अकेलेपन में तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होती, तभी तुम्हारा प्रेम शुद्ध होता है। प्रेम बनाम संबंध। एक और जरूरी बात जो ओशो स्पष्ट करते हैं वह है प्रेम और संबंध में अंतर। संबंध एक समझौता हो सकता है, सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रेम स्वतः होता है। ओशो कहते हैं कि एक व्यक्ति संबंध में रह सकता है और फिर भी प्रेम से वंचित हो सकता है, क्योंकि वह संबंध सुरक्षा और आदत से जुड़ा होता है, प्रेम से नहीं। संबंध सीमित करता है, जबकि प्रेम फैलता है। संबंध बंधन चाहता है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता। अहंकार और प्रेम। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रेम करता है, तब वह अपने मैं को थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू करता है। लेकिन अक्सर यही त्याग हमें डराता है और हम प्रेम में डूबने से पहले ही अपने अहंकार की सुरक्षा में वापस लौट आते हैं। प्रेम में डूबना यानी खुद को खो देना, और जब तक तुम खुद को खोने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक तुम प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम और ध्यान। अध्याय के अंत में ओशो एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। प्रेम ध्यान की परछाई है। जब व्यक्ति भीतर शांत, सजग और संतुलित होता है, तो प्रेम स्वतः उसके भीतर से बहता है। ये प्रेम बिना किसी अपेक्षा के होता है, बिना किसी भय के होता है, और यही प्रेम टिकता है। ओशो हमें सिखाते हैं कि प्रेम पाने की चीज नहीं है, वह तो हमारा मूल स्वभाव है, जिसे याद करना है, जागृत करना है। लेकिन यह जागृति तभी संभव है जब हम खुद को जानने का साहस करें, अकेले रहना सीखें और अपने भीतर के मौन से मित्रता करें। तो अब सवाल यह उठता है, अगर प्रेम कोई दूसरे से जुड़ी चीज नहीं बल्कि स्वयं की चेतना है, तो क्या हम बिना किसी रिश्ते में जाए भी प्रेम को पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं? और यदि हाँ, तो फिर पारंपरिक विवाह, रिश्ते और समाज में प्रेम की जगह क्या है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में विस्तार से देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस गहराई में उतरने के लिए? चैप्टर 2, प्रेम या स्वार्थ। भ्रम की जड़ कहाँ है? ओशो इस अध्याय में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। जो प्रेम तुम करते हो वह वास्तव में स्वार्थ है। ये बात पहली बार सुनने में असहज लग सकती है, लेकिन ओशो इसके पीछे की परतें खोलते हैं। वे पूछते हैं, जब तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या तुम वास्तव में उसे प्रेम कर रहे हो, या तुम किसी अपेक्षा, जरूरत या डर से उसे पकड़ कर बैठे हो? स्वार्थी प्रेम की पहचान। ओशो कहते हैं कि प्रेम के नाम पर हम अक्सर किसी से यह चाहते हैं कि वह हमारी ज़रूरतें पूरी करे। हमें भावनात्मक सहारा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपनापन चाहिए, और जब कोई व्यक्ति यह सब देने लगता है तो हम उसे प्रेम कहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि उस प्रेम की बुनियाद स्वार्थ पर टिकी होती है। जैसे ही सामने वाला आपकी अपेक्षा पूरी करना बंद करता है, प्रेम टूट जाता है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह लेन देन है, और जहां लेन देन है
वहां निश्चल प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम या उपयोग? ओशो कहते हैं कि हम प्रेम में व्यक्ति को नहीं देखते, हम केवल उसे एक उपयोग की वस्तु की तरह देखते हैं, जो हमारे जीवन को आसान बनाए, जो हमारे अकेलेपन को भरे। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता, वो एक भूमिका निभाने लगता है। ये भूमिका जितनी लंबी चलती है, प्रेम उतना ही कृत्रिम होता जाता है। प्रेम में चाह और भय। इस अध्याय में ओशो यह भी समझाते हैं कि स्वार्थी प्रेम दो भावनाओं पर टिका होता है, चाह और भय। हम चाहते हैं कि कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमें पूरी तरह समझे, और इसी चाहत से हम किसी से चिपक जाते हैं। साथ ही हमें यह भय भी होता है कि कहीं वह व्यक्ति हमें छोड़ न दे या हमारी जिंदगी से चला न जाए। इस चाह और भय का यह खेल ही दुनियावी प्रेम की नींव है। लेकिन ओशो चेतावनी देते हैं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां जरूरत है वहां आजादी नहीं हो सकती। सच्चे प्रेम की तरफ पहला कदम तो फिर सच्चा प्रेम कैसे आए? ओशो का उत्तर सीधा है, पहले यह स्वीकार करो कि तुम्हारा प्रेम अभी तक स्वार्थी रहा है। जब तुम अपनी असलियत को देख पाते हो तभी तुम बदल सकते हो। तब तुम प्रेम को नियंत्रण या आवश्यकता के रूप में नहीं, एक उत्सव के रूप में देख पाते हो। ओशो इस अध्याय में प्रेम की सबसे बड़ी भ्रांति को तोड़ते हैं कि प्रेम पाना है। वे कहते हैं, प्रेम न तो मांगने की चीज है न पाने की, ये तो केवल देने की कला है। लेकिन यह देना तभी संभव है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो, और वह आता है आत्मज्ञान से, आत्मस्वीकृति से। अब जब यह स्पष्ट हो गया कि ज्यादातर प्रेम स्वार्थ और भय पर आधारित होते हैं, तो अगला बड़ा सवाल उठता है, क्या हम बिना किसी अपेक्षा और भय के प्रेम करना सीख सकते हैं? अगर हाँ, तो यह कैसे होगा? क्या इसके लिए ध्यान, अकेलापन या कोई आध्यात्मिक अनुशासन जरूरी है? ओशो इसका उत्तर अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे प्रेम और ध्यान, मेडिटेशन के रहस्यमय संबंध को उजागर करते हैं। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 3, ध्यान और प्रेम, क्या दोनों का गहरा संबंध है? ओशो इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य उद्घाटित करते हैं। प्रेम तभी शुद्ध होता है जब वह ध्यान से जन्मा हो। ये बात प्रेम को एक पूरी नई दिशा में ले जाती है, जहां प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता की पराकाष्ठा बन जाता है। ध्यान क्या है? ओशो ध्यान को परिभाषित करते हैं, ध्यान वह स्थिति है जहां तुम हो लेकिन मैं नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुम होशपूर्वक मौजूद हो लेकिन अहंकार के बिना। ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है जिसमें तुम पूरे क्षण में हो, बिना जजमेंट, बिना आग्रह, बिना भय। प्रेम और ध्यान का संबंध, ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति ध्यान में डूबता है तब उसके भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा ही प्रेम बन जाती है। ये प्रेम किसी पर केंद्रित नहीं होता, ये तो व्यक्ति के अस्तित्व से स्वतः बहने लगता है। ध्यान वह धरती है जहां प्रेम का बीज फलता है। जैसे खुशबू फूल से अपने आप आती है, वैसे ही प्रेम ध्यान से अपने आप आता है। अगर तुम जबरदस्ती प्रेम करना चाहते हो बिना ध्यान के, तो वह या तो बोझ बन जाएगा या अभिनय। ध्यान के बिना प्रेम क्यों टूटता है? ओशो समझाते हैं कि ध्यान के बिना हमारा मन हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में। हम या तो पुराने रिश्तों की तुलना करते हैं या भविष्य की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। इससे वर्तमान में प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता और रिश्ते धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के साथ नहीं रह सकता, वह किसी और के साथ क्या प्रेम करेगा? जब तक व्यक्ति भीतर से शांत और पूर्ण नहीं होता, तब तक वह दूसरे को केवल अधूरा प्रेम दे सकता है, और अधूरा प्रेम हमेशा अस्थायी होता है। ध्यान से जन्मा प्रेम कैसा होता है? ध्यान से उपजा प्रेम मुक्त होता है, वह बंधन नहीं चाहता। पूर्ण होता है, उसमें मांग नहीं होती। शांत होता है, उसमें अधिकार या हिंसा नहीं होती। करुणा से भरा होता है, वह सामने वाले के विकास में सहायक होता है, रुकावट नहीं। ओशो कहते हैं कि ध्यान से आया प्रेम व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। वह न सिर्फ प्रेम करता है बल्कि प्रेम बन जाता है। प्रैक्टिकल निर्देश, ध्यान और प्रेम। ओशो इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक मार्ग भी देते हैं। हर दिन कुछ क्षण खुद के साथ मौन में बैठो, किसी विचार या भावना के बिना। सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यही वर्तमान में लौटने की सबसे सरल विधि है। जो भी करो पूरी जागरूकता से करो, चाहे बात करना हो, खाना हो या किसी से मिलना। प्रेम को व्यक्त करने से पहले
खुद को महसूस करो। क्या यह प्रेम भीतर से बह रहा है या किसी अपेक्षा से? ओशो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि प्रेम कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक फल है और उसका बीज ध्यान है। अगर तुम प्रेम को गहराई से और स्थायी रूप से अनुभव करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर मौन और होश की स्थिति को जगाओ, क्योंकि ध्यान से ही ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है जो कभी ना खत्म हो। अब सवाल यह उठता है, अगर सच्चा प्रेम ध्यान से उत्पन्न होता है तो क्या दो व्यक्ति जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ध्यान के मार्ग पर एक साथ चल सकते हैं? और अगर उनका आत्मिक स्तर अलग अलग हो तो क्या वह प्रेम जीवित रह सकता है? इस रहस्य का उत्तर ओशो अगले अध्याय में एक गहन अंतर्दृष्टि के साथ देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस खोज के अगले चरण में उतरने के लिए? चैप्टर 4, जब प्रेम की गति अलग अलग हो, क्या साथ संभव है? ओशो इस अध्याय में एक गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य को उजागर करते हैं। प्रेम में दो लोगों की चेतना का स्तर यदि मेल नहीं खाता तो संबंध में संघर्ष, अपेक्षा और थकावट आना स्वाभाविक है। यानी कि प्रेम अकेले भावना या आकर्षण से नहीं टिकता, वह टिकता है साझा विकास पर, आत्मिक और मानसिक दोनों स्तर पर। प्रेम और चेतना का मेल ओशो समझाते हैं कि जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो उनके बीच केवल शरीर या भावना का नहीं, चेतना का मिलन होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति ध्यान में गहरे उतर रहा है, भीतर की यात्रा कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया, भावनाओं या इच्छाओं में ही अटका हुआ है, तो दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। ये दूरी न तो नैतिक दोष है न किसी की गलती, ये केवल गति का अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है और दूसरा अभी मैदान में चल रहा है। क्या इस दूरी को पाटना संभव है? ओशो दो बातें बहुत स्पष्ट करते हैं। यदि दोनों में प्रेम सच्चा है और एक व्यक्ति सचेतन हो चुका है तो वह दूसरे की गति को समझते हुए धैर्य रख सकता है, वह दूसरे को प्रेरणा दे सकता है, दबाव नहीं। लेकिन यदि प्रेम की नींव केवल जरूरत या आदत पर टिकी है तो चेतना में अंतर सहन नहीं होता और तब या तो समझौता होता है या टूटन। प्रेम में स्वतंत्रता का स्थान ओशो जोर देकर कहते हैं कि सच्चा प्रेम तब तक नहीं टिक सकता जब तक दोनों व्यक्ति स्वतंत्र न हों, अपने भीतर जागरूक हों और एक दूसरे की गति का सम्मान करते हों। यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ अलगाव नहीं है, बल्कि यह समझ है कि प्रेम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, भले ही तुम्हारा रास्ता थोड़ा अलग हो। जब एक प्रेमी आगे बढ़ जाए, ये एक कठिन लेकिन यथार्थपरक स्थिति है। यदि दो लोग प्रेम में थे पर समय के साथ एक व्यक्ति ध्यान, मौन और गहराई की ओर अग्रसर हो जाए और दूसरा नहीं, तो ओशो कहते हैं कभी कभी प्रेम एक दिशा बदलने वाला पुल बन सकता है यदि दूसरा तैयार हो, और कभी कभी प्रेम एक मार्ग समाप्त करने वाला संकेत बन जाता है जहां अब एक साथ चलना स्वाभाविक नहीं रहा। हर प्रेम को विवाह या स्थायित्व में ढालने की जिद प्रेम की हत्या करती है। ओशो की सलाह, प्रेम में विकास की समझ। ओशो इस अध्याय में प्रेमियों को एक स्पष्ट दिशा देते हैं। यदि आप प्रेम में हैं तो सबसे पहले खुद को पहचानिए। आपकी चेतना किस दिशा में जा रही है? क्या आपके साथी का मन भी उसी ओर है या वह कहीं और अटका है? क्या आप दोनों एक दूसरे को बिना दबाव के अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता देते हैं? यदि इन सवालों के जवाब ईमानदारी से ढूंढे जाएं तो प्रेम की जड़ें गहरी हो सकती हैं, चाहे वह साथ चलना हो या अलग अलग उड़ान भरना। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल भावुकता नहीं, यह आंतरिक गति का समन्वय है। जहां चेतना मेल खाती है वहीं प्रेम स्थायी बनता है। जहां एक आगे बढ़ जाए और दूसरा रुक जाए, वहां प्रेम या तो रूप बदलता है या समाप्त हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अगर प्रेम चेतना पर आधारित है और ध्यान उसका स्रोत है, तो क्या समाज द्वारा परिभाषित विवाह, रिश्ता और परंपराएं इस सच्चे प्रेम के लिए बाधा है, या क्या ये ढांचे प्रेम को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं? ओशो इस टकरावपूर्ण प्रश्न का सीधा और साहसी उत्तर अगले अध्याय में देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस टकराव को देखने और समझने के लिए? चैप्टर 5, समाज, परंपरा और प्रेम। क्या ये सचमुच प्रेम को समझते हैं? ओशो इस अध्याय में एक सवाल उठाते हैं, क्या समाज, परंपराएं और रिश्ते प्रेम को बढ़ावा देते हैं, या ये केवल एक ढांचा होते हैं जो प्रेम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं? ये एक दिलचस्प प्रश्न है,
क्योंकि समाज हमेशा से प्रेम के लिए एक निश्चित रूपरेखा और अपेक्षाएं बनाता आया है, जैसे विवाह, परिवार और रिश्ते। लेकिन ओशो इन ढांचों के बारे में बहुत गहरी और क्रांतिकारी बातें कहते हैं। प्रेम पर समाज का प्रभाव। ओशो के अनुसार समाज और पारंपरिक मान्यताएं प्रेम के प्राकृतिक और स्वतंत्र प्रवाह को अवरुद्ध कर देती हैं। समाज में प्रेम को नियंत्रित किया जाता है, उसे एक रूप में ढालने की कोशिश की जाती है, जैसे विवाह के रूप में, जो बहुत बार आत्मीयता से ज्यादा एक सामाजिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। समाज तुम्हारे प्रेम को समझता नहीं, वह केवल तुम्हारे रिश्ते को अपने कागजों और नियमों में बांधता है, लेकिन प्रेम कभी किसी बंधन में नहीं रह सकता। समाज प्रेम के वास्तविक अर्थ को नहीं समझता, क्योंकि वह केवल बाहरी संरचनाओं जैसे विवाह, परिवार और जिम्मेदारियों को मान्यता देता है। प्रेम की गहराई, उसकी आत्मिक स्वतंत्रता, उसकी सहजता को वह पहचानता नहीं। ओशो कहते हैं कि समाज केवल बाहरी बदलाव देखता है, लेकिन प्रेम तो भीतर से बदलता है। जब तक प्रेम को भीतर से न समझा जाए, तब तक समाज उसे एक समझौते के रूप में देखता है। और यही कारण है कि पारंपरिक रिश्ते अक्सर समय के साथ झूठे और बोझिल हो जाते हैं। विवाह, प्रेम का साथी या उसकी हत्या। ओशो विवाह के प्रति अपनी राय बहुत स्पष्ट रखते हैं। वह कहते हैं कि विवाह समाज का एक संस्थागत रूप है, लेकिन यह प्रेम के लिए जरूरी नहीं है। कभी कभी विवाह प्रेम की सहजता को नष्ट कर देता है, क्योंकि वह उसे एक कर्तव्य में बदल देता है। जब प्रेम में जिम्मेदारी और अपेक्षाएं घुस जाती हैं, तो प्रेम का स्वतंत्र और सहज प्रवाह रुक जाता है। ओशो ने विवाह के बारे में कहा है, विवाह एक सामाजिक और कानूनी अनुबंध है, लेकिन प्रेम कभी किसी अनुबंध का हिस्सा नहीं हो सकता। विवाह अक्सर दो व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और अधिकारों की भावना से भर देता है, लेकिन वास्तविक प्रेम जबरदस्ती से नहीं पनपता। वह स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, बिना किसी बंधन या प्रतिबंध के। क्या हम प्रेम को सामाजिक ढांचे से बाहर देख सकते हैं? ओशो के अनुसार प्रेम को एक ऐसी स्वतंत्रता की आवश्यकता है जो उसे समाज और परंपरा से बाहर जाकर पनपने की अनुमति दे। प्रेम वह ताकत है जो बंधनों और सीमाओं को पार कर जाती है। इसलिए समाज को प्रेम के इस रूप को स्वीकार करने की आवश्यकता है, जिसमें कोई आदेश, परंपरा या अनुशासन नहीं होता, केवल दो स्वतंत्र व्यक्तियों का साझा अनुभव होता है। ओशो कहते हैं, प्रेम कभी बाहरी रूपरेखा के द्वारा नहीं निर्धारित किया जा सकता। यदि तुम प्रेम में हो तो तुम समाज की सीमाओं को पार कर जाते हो, क्योंकि प्रेम स्वतः सत्य है। परंपरा से स्वतंत्र प्रेम। ओशो ये भी बताते हैं कि समाज और परंपरा के बारे में हमारी जो अवधारणाएं हैं, वे अक्सर हमारे मानसिक ढांचे और जड़ों से जुड़ी होती हैं। इन परंपराओं के पीछे अक्सर केवल सामाजिक सुरक्षा और पहचान का डर छिपा होता है, लेकिन प्रेम इन सब से परे होता है। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो वे एक दूसरे से एक प्राकृतिक, सहज और स्वतंत्र संबंध बनाते हैं, जो समाज की अपेक्षाओं से परे होता है। प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, जैसे किसी फूल का खिलना, बिना किसी समझौते के, बिना किसी योजना के। इस अध्याय में ओशो ने प्रेम और समाज के बीच के भेद को स्पष्ट किया है। समाज, परंपरा और विवाह के संस्थान प्रेम को अपनी परिभाषाओं में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम न तो किसी सीमा में रह सकता है, न किसी बंधन में। वह स्वतंत्र होता है। वह एक अनुभव है जो किसी भी सामाजिक ढांचे से बाहर होता है। ओशो का यह संदेश है कि हमें प्रेम को केवल सामाजिक मान्यताओं से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक स्वतंत्र, सजीव और शुद्ध अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब एक और गंभीर सवाल उठता है, अगर प्रेम को बाहरी ढांचे और समाज की अपेक्षाओं से बाहर देखना है, तो क्या हम बिना विवाह के स्थायी प्रेम का अनुभव कर सकते हैं? और अगर हम विवाह की पारंपरिक परिभाषा से परे जाते हैं, तो क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? ओशो इस जटिल प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में एक नई दृष्टि के साथ देंगे। क्या आप तैयार हैं इस गहरे मुद्दे को समझने के लिए? चैप्टर 6, आत्म प्रेम, क्या यह प्रेम का आधार है? ओशो इस अध्याय में आत्म प्रेम के महत्व को एक नई दिशा में लेकर आते हैं। वे हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब तुम खुद से प्रेम करना सीखो। आत्म प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक गहरी आत्म स्वीकृति है, जहां तुम अपनी पूरी असलियत को बिना किसी शर्त या भय के स्वीकार कर लेते हो।
आत्म प्रेम की शुरुआत ओशो कहते हैं, अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो तुम किसी और से कैसे प्रेम कर सकते हो। ये एक सरल लेकिन गहरा सत्य है। अगर हम खुद को अपने दोषों, कमजोरियों और सीमाओं के साथ नहीं अपनाते तो हम दूसरों से असली प्रेम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आत्म प्रेम का मतलब ये नहीं कि हम अपने अहंकार को बढ़ावा दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी पूरी असलियत को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें। इसका अर्थ है अपने भीतर की अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी अपनाना। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम का अंतर ओशो बताते हैं कि आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति में बड़ा अंतर है। आत्म स्वीकृति का अर्थ है कि हम खुद को बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। हम अपनी असफलताओं, डर, गलतियों और दर्द को बिना किसी नकारात्मकता के अपनाते हैं। जब हम खुद को बिना किसी दबाव के स्वीकार करते हैं तभी हम असली प्रेम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि तुम खुद को जान पाओ तभी तुम किसी और को समझ पाओगे। आत्म प्रेम का यही पहला कदम है, खुद से बिना शर्त प्यार करना और खुद को पूरी तरह से समझना। बाहरी प्रेम की सच्चाई ओशो का कहना है कि जब हम आत्म प्रेम की ओर बढ़ते हैं तब बाहरी प्रेम अपने आप बदल जाता है। जब तुम खुद से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम दूसरों से भी बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाते हो। तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, तुम केवल उसे उसकी पूरी असलियत में स्वीकार करते हो, जैसे तुम खुद को स्वीकार करते हो। तुम जितना खुद से प्रेम करोगे उतना तुम दूसरों से प्रेम कर पाओगे। आत्म प्रेम के लिए क्या आवश्यक है? ओशो इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं जिन्हें आत्म प्रेम की यात्रा पर चलने के लिए जरूरी माना जाता है। खुद के साथ समय बिताना। खुद को जानने और समझने के लिए हमें खुद के साथ समय बिताना जरूरी है। स्वीकार्यता, अपनी असफलताओं और कमियों को स्वीकार करना। आत्म मूल्यांकन, अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी आलोचना के समझना। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुद को सकारात्मक रूप से देखना और खुद के साथ सच्चाई से जीना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, आत्म प्रेम का रास्ता ध्यान और गहरी आत्मनिरीक्षण से जाता है, क्योंकि इससे हम खुद को जान पाते हैं। असल प्रेम की कुंजी ओशो का मानना है कि आत्म प्रेम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें बाहरी प्रेम से मुक्त कर देता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति या रिश्ते पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि हमारा प्रेम किसी से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करता। ये प्रेम केवल देना चाहता है और यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब तुम खुद से प्यार करते हो और फिर तुम दूसरे को अपने प्रेम में समाहित कर सकते हो। जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तब हम किसी भी रिश्ते को अपनी पूरी स्वतंत्रता और शांति के साथ जी सकते हैं। हम किसी पर अपनी भावनाओं या उम्मीदों का दबाव नहीं डालते, हम सिर्फ प्रेम देते हैं और यही प्रेम शाश्वत बनता है। इस अध्याय में ओशो ने हमें आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति के महत्व को समझाया। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते तुम किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। आत्म प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक स्वीकृति है जहां हम अपनी पूरी असलियत को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तब हम किसी से भी बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना शुरू कर देते हैं और यही प्रेम स्थायी और शुद्ध होता है। अब जब आत्म प्रेम की यात्रा इतनी स्पष्ट हो गई है तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, अगर सच्चा प्रेम आत्म प्रेम से शुरू होता है तो क्या यह संभव है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करें जो खुद से प्यार नहीं करता? क्या ऐसा प्रेम टिकाऊ हो सकता है या फिर यह संघर्ष और असंतोष का कारण बनेगा? ओशो इस प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में देंगे, जहां वह इस दिलचस्प विषय पर और गहराई से विचार करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? चैप्टर 7, प्रेम और संघर्ष, क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? ओशो इस अध्याय में प्रेम और संघर्ष के बीच के संबंध को गहराई से समझाते हैं। उनका मानना है कि प्रेम का वास्तविक रूप कभी भी संघर्ष से मुक्त नहीं होता। ये दोनों के बीच संतुलन, समझ और आत्म अधिकार की प्रक्रिया से विकसित होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रेम और संघर्ष एक साथ हो सकते हैं? प्रेम और संघर्ष का स्वाभाविक संबंध ओशो कहते हैं, जहां प्रेम होता है वहां संघर्ष होना स्वाभाविक है। ये संघर्ष रिश्ते में विकास और गहराई लाता है। ये विचार शायद सुनने में अजीब लगे, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम में शांति और समरसता होनी चाहिए। लेकिन ओशो का यह दृष्टिकोण हमें यह समझाता है
कि प्रेम केवल एक सुखद एहसास नहीं है, बल्कि यह दोनों व्यक्तियों के भीतर गहरी परिपक्वता और समझ का परिणाम है, जिसे प्राप्त करने के लिए कभी कभी संघर्ष की आवश्यकता होती है। प्रेम का वास्तविक रूप तब सामने आता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की असलियत और सीमाओं को स्वीकार करते हैं। संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब दोनों का दृष्टिकोण, उनकी प्राथमिकताएं या उनके रास्ते भिन्न होते हैं। यह संघर्ष नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह प्रेम के गहरे अनुभव की ओर एक कदम बढ़ने का अवसर होता है। संघर्ष और प्रेम में संतुलन। ओशो यह भी कहते हैं कि एक रिश्ते में संघर्ष का होना यह नहीं दर्शाता कि प्रेम खत्म हो गया है, बल्कि यह संकेत है कि दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। जब दो लोग एक दूसरे के विचारों, दृष्टिकोणों और दृष्टियों में अंतर महसूस करते हैं, तो यह संघर्ष पैदा करता है। यह संघर्ष एक टकराव नहीं होता, बल्कि यह एक अवसर होता है जो दोनों को और गहरे प्रेम में विकसित होने का मौका देता है। प्रेम में संतुलन बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके विचार और इच्छाएं अलग हो सकती हैं। एक दूसरे की पूरी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए यह संतुलन बनाना आवश्यक होता है। प्यार में समझौता नहीं, सहमति की आवश्यकता। ओशो कहते हैं कि प्रेम में किसी भी प्रकार के समझौते से बचना चाहिए। जब हम समझौता करते हैं तो हम अपनी असलियत को दबाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, बल्कि हमें एक दूसरे की असलियत को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम दूसरे की स्वतंत्रता और उसके दृष्टिकोण का सम्मान करते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश की। यहाँ ओशो एक गहरे सच की ओर इशारा करते हैं। प्रेम का मतलब है सहमति, न कि समझौता। जब दो लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेते हैं और उनके भीतर कोई बाधा नहीं रहती, तो उनका प्रेम सशक्त होता है। संघर्ष को समझना। ओशो हमें यह भी बताते हैं कि संघर्ष केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की विभिन्न इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम भी है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कई तरह की जटिलताएं होती हैं, जैसे कि उम्मीदें, ख्वाहिशें और डर। ये सभी चीज़ें संघर्ष का कारण बन सकती हैं। लेकिन ओशो ये भी कहते हैं कि इस संघर्ष को समझकर, इसे अपने विकास का हिस्सा बनाकर हम अपने प्रेम को और गहरा और मजबूत बना सकते हैं। वास्तविक प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब तुम अपने भीतर के संघर्ष को शांति और समझ के साथ हल कर लेते हो। ये संघर्ष किसी भी रिश्ते के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया हो सकता है, क्योंकि इससे दोनों व्यक्तियों को अपनी असलियत और एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने का अवसर मिलता है। जब हम अपने संघर्षों को हल करते हैं तो यह हमें और गहरे प्रेम में जोड़ता है। प्रेम में परिपक्वता की आवश्यकता। ओशो यह भी कहते हैं कि प्रेम में परिपक्वता की आवश्यकता होती है। जब हम एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं और हम केवल अपने तरीके से चीज़ों को चाहते हैं, तो संघर्ष और तनाव पैदा होता है। लेकिन जब हम अपनी परिपक्वता में वृद्धि करते हैं तो हम दूसरों को उनके तरीके से समझने और स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। परिपक्व प्रेम वही है जहां दोनों व्यक्ति एक दूसरे की असलियत को स्वीकार करते हैं और अपने संघर्षों को प्यार में बदलने की कला सीखते हैं। इस अध्याय में ओशो ने यह स्पष्ट किया कि प्रेम और संघर्ष का एक स्वाभाविक संबंध होता है। संघर्ष किसी रिश्ते का नकारात्मक हिस्सा नहीं, बल्कि प्रेम के गहरे विकास की प्रक्रिया है। जब दो लोग एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों में अंतर महसूस करते हैं तो यह संघर्ष उत्पन्न होता है। लेकिन जब यह संघर्ष समझ, परिपक्वता और सम्मान से हल होता है तो यह प्रेम को और गहरा और मजबूत बना देता है। प्रेम में समझौता नहीं, बल्कि सहमति और सम्मान की आवश्यकता होती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर प्रेम में संघर्ष स्वाभाविक है, तो क्या हम कभी इस संघर्ष से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? क्या प्रेम कभी बिना संघर्ष के शांति और संतुलन के साथ रह सकता है? ओशो इस सवाल का जवाब अगले अध्याय में देंगे, जहां वह प्रेम और संघर्ष के बीच के संतुलन को और गहरे तरीके से समझाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस गहरे सवाल का जवाब जानने के लिए? चैप्टर 8, आत्मनिर्भरता और प्रेम। क्या प्रेम में स्वतंत्रता का होना जरूरी है? ओशो इस अध्याय में प्रेम के एक नए पहलू पर बात करते हैं, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, आत्मनिर्भरता। वह इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि प्रेम तभी स्थायी और सशक्त हो सकता है जब दोनों व्यक्ति आत्मनिर्भर हों।
ये अध्याय हमें समझाता है कि सच्चा प्रेम दो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्तियों के बीच ही पनप सकता है। प्रेम और आत्मनिर्भरता का कनेक्शन ओशो के अनुसार, प्रेम तभी सशक्त होता है जब दो लोग एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर न हों। ये विचार हमारे पारंपरिक विश्वासों के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि हम आम तौर पर यह मानते हैं कि प्रेम का मतलब है एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होना। लेकिन ओशो बताते हैं कि अगर हम किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो ये न केवल हमें कमज़ोर करता है, बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक बोझ बना देता है। प्रेम का असली रूप तब सामने आता है जब दोनों व्यक्ति अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हुए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं खोते। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब केवल आर्थिक या भौतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता से भी है। ओशो का कहना है कि हमें एक दूसरे से भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी खुशी, आत्मसम्मान और संतोष को स्वयं से प्राप्त करना चाहिए। यदि तुम अपने अंदर से खुश हो तो तुम दूसरों से खुशी की उम्मीद नहीं करते, और यही सच्चा प्रेम है। जब हम अपनी आत्मनिर्भरता को समझते हैं तब हम अपने साथी से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखते। हम उन्हें केवल एक साथी के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि अपने जीवन की पूरी वजह के रूप में। प्रेम में स्वतंत्रता का महत्व ओशो बताते हैं कि वास्तविक प्रेम कभी भी स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होता। एक रिश्ते में दोनों व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं तो ये प्रेम और अधिक गहरा और स्थायी बनता है। अगर हम किसी को नियंत्रित करते हैं या उस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो यह प्रेम नहीं, बल्कि एक प्रकार का आदान प्रदान या समझौता बन जाता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब दो लोग एक दूसरे के बिना अपनी स्वतंत्रता में पूर्ण होते हैं। प्रेम में स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम दोनों अपनी पहचान और आत्मसम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। यह स्वतंत्रता रिश्ते में समर्पण, समझ और सम्मान के साथ होनी चाहिए। क्या आत्मनिर्भरता का मतलब अकेलापन है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मनिर्भर होने का मतलब अकेला होना है, लेकिन ओशो के अनुसार आत्मनिर्भरता का अर्थ कभी भी अकेलापन नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब है हम अपने भीतर से संतुष्ट होते हैं और इसलिए हम दूसरों के साथ अपनी पसंद और प्रेम को साझा करते हैं। जब हम अपने भीतर से संतुष्ट होते हैं तो हम किसी से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं रखते। हम किसी से प्रेम करते हैं क्योंकि हमें यह प्रेम देने की इच्छा होती है, न कि इस उम्मीद में कि हम उनसे कुछ प्राप्त करेंगे। यह आत्मनिर्भरता का सच्चा रूप है, जो रिश्ते को न केवल स्थायी बनाता है बल्कि उसे और गहरा और सशक्त भी बनाता है। प्रेम में निर्भरता और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन ओशो का यह भी कहना है कि जब दो लोग एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो यह प्रेम नहीं रहता। ये केवल एक प्रकार का परजीविता का रिश्ता बन जाता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब दो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे की असलियत और स्वतंत्रता को समझते हुए प्रेम करते हैं। यह संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम किसी से अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो वह न केवल हमें कमज़ोर करता है, बल्कि वह हमारे रिश्ते को भी अस्वस्थ बना सकता है। प्रेम में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता और पहचान का सम्मान करना चाहिए। इस अध्याय में ओशो ने आत्मनिर्भरता और प्रेम के बीच के संबंध को समझाया। प्रेम तभी स्थायी और सशक्त हो सकता है जब दोनों व्यक्ति आत्मनिर्भर हों। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम किसी पर भी निर्भर नहीं होते और न ही किसी से कुछ उम्मीद करते हैं। इसके बजाय हम प्रेम को एक बिना शर्त देने वाली भावना के रूप में महसूस करते हैं। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम अपनी स्वतंत्रता के साथ प्रेम करते हो और तुम अपने साथी को भी उसकी स्वतंत्रता में प्रेम करते हो। प्रेम और आत्मनिर्भरता का संतुलन ही वह कुंजी है जो एक स्थायी और सशक्त प्रेम को संभव बनाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या आत्मनिर्भरता के बावजूद हम कभी पूरी तरह अपने साथी से जुड़ सकते हैं? क्या हम अपने स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए भी एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं? ओशो इस प्रश्न का उत्तर अगले अध्याय में देंगे।
जहां वह प्रेम और आत्मनिर्भरता के बीच और गहरे संबंध को उजागर करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस दिलचस्प सवाल का जवाब जानने के लिए? चैप्टर 9, प्रेम और पूर्णता। क्या प्रेम में पूर्णता की आवश्यकता है? इस अध्याय में ओशो ने एक दिलचस्प विचार प्रस्तुत किया। क्या प्रेम में पूर्णता की आवश्यकता है? क्या दो असंपूर्ण लोग प्रेम में संतुलन और शांति पा सकते हैं? या प्रेम केवल तभी संभव है जब हम स्वयं को पूर्ण महसूस करें? ओशो इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरे तरीके से देते हैं और ये समझाते हैं कि प्रेम का सच्चा रूप हमारी अपनी पूर्णता के साथ जुड़ा होता है, न कि किसी दूसरे व्यक्ति से उसे प्राप्त करने की आवश्यकता से। प्रेम और पूर्णता का संबंध, ओशो कहते हैं, प्रेम तभी सशक्त और स्थायी होता है जब दोनों व्यक्ति अपनी अपनी पूर्णता को पहचानते हैं। यहाँ वह यह स्पष्ट करते हैं कि जब हम अपनी आंतरिक कमी और अधूरापन को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तभी हम किसी और से प्रेम कर सकते हैं। जब तक हम अपनी असलियत से भागते हैं या अपनी खामियों से डरते हैं, तब तक हम किसी को भी सच्चे प्रेम के साथ स्वीकार नहीं कर सकते। ये प्रेम केवल तब उत्पन्न होता है जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी पूरी असलियत को बिना किसी भय के स्वीकार करते हैं। प्रेम में पूर्णता का अर्थ, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है कि हमें किसी दूसरे से पूरी तरह जुड़कर अपनी कमी को भरने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम तब होता है जब हम किसी दूसरे से कुछ पाने की बजाय उससे प्रेम करते हैं, बिना उसे अपनी कमी पूरी करने का जिम्मा देने के। प्रेम में पूर्णता का मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह निर्भर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने भीतर पूर्णता महसूस करते हैं। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हम दूसरों से भी बिना किसी शर्त प्रेम करते हैं। हम उनसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि हम सिर्फ उनका साथ और सच्चा प्रेम चाहते हैं। असंपूर्णता और प्रेम, ओशो यह मानते हैं कि एक व्यक्ति अपनी असंपूर्णता और खामियों को समझकर भी प्रेम कर सकता है। असंपूर्ण होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी मानवीयता का हिस्सा है। प्रेम में असंपूर्णता और पूर्णता दोनों का संतुलन आवश्यक है। हमारी खामियां और असलियत हमें असली प्रेम को समझने और उसे महसूस करने का अवसर देती है। जब हम अपनी असंपूर्णता को स्वीकार करते हैं, तब हम किसी दूसरे से प्रेम करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेम कभी भी पूर्णता से नहीं आता, बल्कि यह स्वीकार्यता और समझ से आता है। प्रेम में स्वतंत्रता और पूर्णता का संतुलन, ओशो बताते हैं कि प्रेम में स्वतंत्रता और पूर्णता का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर हम अपनी पूरी पहचान और स्वातंत्र्य को खो देते हैं, तो हम प्रेम में असंतुलन महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम केवल अपनी स्वतंत्रता की ही बात करते हैं और दूसरे को उसकी पहचान और स्वातंत्र्य से वंचित करते हैं, तो यह भी असंतुलन है। सच्चा प्रेम तब होता है जब दो लोग अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता को स्वीकार करते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं। यह संतुलन रिश्ते को स्थायी और सशक्त बनाता है, क्योंकि जब हम दोनों व्यक्ति अपनी अपनी असलियत और पूर्णता को समझते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो हमारा प्रेम और गहरा होता है। पूर्णता की खोज, ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि पूर्णता को खोजने का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी और से उसे प्राप्त करें, बल्कि यह है कि हम अपनी असलियत को पहचान कर उसे महसूस करें। जब हम अपनी खामियों, दर्द, डर और असफलताओं को बिना किसी डर के स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी असलियत को समझते हैं, और इस समझ के साथ हम अपने साथी के साथ प्रेम करते हैं। इस समझ का परिणाम ये होता है कि हम किसी से कुछ पाने की बजाय केवल प्रेम देने का इच्छुक होते हैं। पूर्णता का अनुभव तब होता है जब तुम अपने भीतर की पूरी असलियत को स्वीकार करते हो और फिर तुम दूसरों से प्रेम करने के लिए तैयार होते हो। प्रेम में निरंतर विकास, ओशो कहते हैं कि प्रेम कभी स्थिर नहीं होता। यह निरंतर विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है। जब दो लोग अपने अंदर पूर्णता का अनुभव करते हैं, तो उनका प्रेम भी निरंतर बढ़ता है और गहराता है। प्रेम में सच्ची पूर्णता तब आती है जब हम इसे विकास के रूप में देखते हैं। प्रेम केवल एक पल की भावना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है, जहां हम एक दूसरे के साथ खुद को और अपने प्रेम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में ओशो ने यह समझाया कि प्रेम और पूर्णता एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब तक तुम अपनी असलियत को स्वीकार नहीं करते, तुम किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तभी सशक्त और स्थायी होता है जब हम अपनी खामियों और असंपूर्णताओं को स्वीकार करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते,
बल्कि केवल प्रेम देने का इच्छुक होते हैं। प्रेम में पूर्णता और स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि हम अपने रिश्ते को सशक्त और स्थायी बना सकें। आज हमने ओशो की किताब द पावर ऑफ लव, व्हाट डज इट टेक फॉर लव टू लास्ट अ लाइफ टाइम के जरिए जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है। एक ऐसा प्रेम जो न केवल भावनाओं से बल्कि समझ, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मस्वीकृति से जन्म लेता है। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम कोई समझौता नहीं है, न ही किसी को बदलने की प्रक्रिया, बल्कि यह दो पूर्ण व्यक्तियों की मुलाकात है, जहां न कोई स्वामित्व होता है और न ही कोई अपेक्षा। जब हम प्रेम को समझने लगते हैं तो वह केवल रिश्ता नहीं रहता, वह एक ध्यान, एक साधना बन जाता है, एक आत्मा की दूसरी आत्मा से गहराई से जुड़ने की यात्रा। अगर आपको यह विचार और बातें प्रेरणादायक लगीं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात ने छुआ, और द रीडिंग कैप्सूल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगला अध्याय और भी गहराई से आपके लिए ला सकें।